खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और सईद काजी। कुछ खबरें। नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है ये मुल्क की आखिरी उम्मीद है। ये कहाँ तक दुरुस्त है, इस हवाले से उनकी अपनी लीडरशिप क्या कह रही है। परवेज़ इलाही की रिहाई क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी, ऐसी बहुत से प्रेसिडेंट हमने देखे हैं। क्या होने जा रहा है। एक और रिपोर्ट जो इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने छापी है, उसके मुताबिक 4 बदतरीन नाकाबिल रिहाइश शहरों में हम भी शामिल हो गए हैं। कराची की बात है, इस पर हम बात करेंगे। कराची के एक अहम लीडर भी हमारे साथ शायद हों, इस पर बात करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर को कहा जा रहा है हम 15 बिलियन तक पहुँचा देंगे। आपके मुंह में घी शक्कर, मगर कैसे पहुँचा देंगे। और साथ हम आज ये भी बात करेंगे, ये जो 3-3.5 बिलियन डॉलर पे हम बगलें बजा रहे हैं, वैसे तो खुदा का शुक्र आए हैं कि टल गया है वक्ती तौर पर, मगर इसकी क्या कीमत होगी, इसकी क्या कीमत इस मुल्क के लोगों को देनी पड़ेगी, कारोबार को क्या देनी पड़ेगी, इस पर हम बात करेंगे। अब ज़रा भट्टी साहब की तरफ जाने से पहले ज़रा जावेद लतीफ़ साहब जो कि लीडर हैं और लॉ मेकर भी हैं PMLN के, उनकी कुछ शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर भट्टी साहब आपकी तरफ हाजिर होते हैं। भट्टी साहब ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर हमारी आखिरी उम्मीद वही हैं तो फिर की समझदे हो तुसी भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब जिन साहब का आपने शॉर्ट सुनाया, मैं उनको बरतानिया दौर का जानता हूँ। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे ऐसा कहता है। मोहतरम नवाज शरीफ तो काबिल एहतराम है, अगर वो ना आखिरी उम्मीद है तो नाउमीदी कुफर है इस्लाम में। अल्लाह हमें इस कुफर से बचाए। जो 3 भट्टी साहब, ये आखिरी सांस और आखिरी उम्मीद में क्या फर्क होता है? देखिए, जो ताकतवर लोग होते हैं उनका आखिरी सांस आखिरी ताकत से बंधा होता है कि दौलत की हवस और इक़्तिदार की हवस और ताकत की हवस तक उन तक रहे, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। पाकिस्तानी अवाम उन्हें आखिरी उम्मीद नहीं, मायूसी समझते हैं, जिसे कि कुफर करार दिया गया है। तो पहले तो ये बताएं, जो पाकिस्तानी स्टेज पर आया उसकी वजूहात क्या हैं। हमें किसी एक हुक्मरान को इस पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आज भी उन्हीं की मर्जी की मनोवान चीजें चल रही हैं। IMF से कुछ डिले हुआ, लेकिन हुकूमत को क्रेडिट है, उन्होंने मेहनत की, मिल गया। लेकिन क्या इस कर्जा लेने के बाद अगले साल आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको बैग पकड़ के फिर भीखना मांगना पड़ेगी, कर्जे रीशेड्यूल ना कराने पड़ेंगे, आपको सूद पर ज्यादा पैसे नहीं लेने पड़ेंगे? देखना तो यह इन्हें चाहिए कि अवाम को गुमराह ना करे। पहले तो वो आखिरी उम्मीद को बताएं, ये इक़्तिदार में कब आए, कब तक किस किस दौर में रहे, और पाकिस्तान मौजूदा हाल में किन वजूहात की कोई एक लीडर नहीं है। काजी साहब, लिहाजा अवाम को गुमराह ना करें। अवाम की उम्मीद, मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूं, तरीके इंसाफ का चेयरमैन है आज इस वक्त तक। अगर इलेक्शन होते हैं तो मुझे पंजाब में मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा लेंथों से नजर आ रही है, लेकिन वोट फिर अवाम का ही होगा अगर जो वोट डाला और रिजल्ट चेंज ना हुआ। अच्छा भट्टी साहब, आप ना प्यारी प्यारी बातें सुनाते हैं, मैं सिर्फ ज़िमनन छोटी सी बात करके निकल जाऊंगा। बिला वजह मुझे एक वाक़या याद आ गया। मरी में हम एक मुशायरा सुन रहे थे, तो एक शायर ने अपनी नामुकम्मल गज़ल के 35 शेर सुनाने के बाद कहा कि आखिरी शेर अर्ज है। मैं कहा कोई गल नहीं, साढ़े भी आखिरी साल है। बहरहाल ये तो मैं बिला वजह मैंने आपको सुना दिया भट्टी साहब, लेकिन हाँ, अपना हजूर आप क्या फरमाते हैं इस ज़मन में? काजी साहब किबला मोहतरम, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क को चलाने वाली टीम जो है उसमें से उसका नाम माइनस किया ही नहीं जा सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं, बहुत मिसाली चलाया। सवाल ये है कि नवाज शरीफ का पलड़ा भारी है। आप जरा फैक्ट्स एंड फिगर पे पहले जाए ना, कंपैरिजन कर लें कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर के अदवार और नवाज शरीफ के जितने 3 कहानियां थी, उसमें आपकी अलिफ से लेकर ये तक लंबी मैं कहानी सुना सकता हूं आपको। IMF से लेकर जो मुज़ाकरात हुए और जो आपके दफाई मामला तय हुए, नवाज शरीफ के दौर में पलड़ा भारी रहा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ इस मर्तबा भी IMF के साथ जो शहबाज शरीफ ने डील की है, इसमें भी अहम हिस्सा है। UAE सऊदी अरब के दौरे के बाद मेरे सिपा सलारे पाकिस्तान के, उन्होंने डील की, शहबाज शरीफ साहब ने भी डील की। ताहम पैसे आपको तब जारी हुए जब नवाज शरीफ ने UAE और सऊदी अरब का दौरा किया, लिहाजा वो अहम आदमी है। अच्छा, उनकी किरण है। साहब, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारा आखिरी सेगमेंट है, क्योंकि
हम चूँकि ख़ुद फौत हो रहे थे, आम हालात में ये पैसे किसी मुल्क के लिए कुचले से कम नहीं होते। और ये आज मैं नहीं आना चाहता था इस स्टोरी पे अभी, क्योंकि इन्होंने मुझे तहरीक दे दी। डॉक्टर इकरामुल हक ने सऊदी अरब के एक अखबार को इंटरव्यू दे के इन 3.5 बिलियन की वो कीमत जो अपनी नाक रगड़ के इस मुल्क के अवाम देंगे उसके बारे में बताया। लिहाजा इसको आप ग्लोरीफाई ना करें, मगर इस स्टोरी में बाद में आऊँगा। जी बड़ी साहब, ये थोड़ी सी कमेंट्स करना चाहूँगा। जी जी देखिए काजी साहब, एक आदमी ने कहा यार मैं ना पहले नंबर पे जीत में जो कंपटीशन पे, उसने कहा अच्छा, उसने कहा दूसरे नंबर पे कौन आया, कहता मैं, कहता तीसरे पे कौन आया, कहता मैं, कहता आखिर में कौन आया, कहता मैं अकेले ही था। अब नवाज शरीफ जो इनिंग्स खेलना चाह रहे हैं, अपने जो मद्दे मुकाबला तरीके इंसाफ के चेयरमैन चाहते हैं वो नाहल हो, ये कौन सा मुकाबला है कि बॉक्सिंग रिंग में एक पहलवान, एक बॉक्सर के आप दोनों हाथ बांध दे, दोनों टांगे बांध दे, आंखों पे पट्टी बांध ले और एक को खुला छोड़ दे और फाउल प्ले किए जाए। डू यू थिंक दिस इज फेयर गेम? अगर गेम फेयर गेम की नहीं है, मैं तो ये बात पहले रिकॉर्ड पे कह चुका हूं कि इस पाकिस्तान की मैशी लिक्विडेशन का आगाज 1977 में हुआ था। उस 1977 से लेके आज तक इन्होंने डोमिनेट किया है, इस मुल्क के असासों को अपने निजी असासों में बदला है। इनकी जो 4-5 करोड़ रुपया इन्होंने 90 में डिक्लेयर किया था लाहौर के टैक्स ऑफिस में, इनकी ग्रोथ रेट खानदानी जो है वो 25% थी, पाकिस्तान 2% पे दलील हो रहा था। साहब ने कैसे आप बातें कर सकते हैं? एक बात का तो इंकशाफ कर दिया कि शरीफ फैमिली में नहायत तनाजात है कि उन्होंने शहबाज शरीफ के वजूद को इनकार कर दिया। अच्छा बड़ी साहब, मैंने स्टोरी लेनी आपसे, ये है इनके मुताबिक वो नाकाम है, बेख्तियार हैं, बेअकल हैं, अल्लाह ना करे। मैं नहीं कह रहा, मेरे लिए तो काबिल एहतराम है शहबाज शरीफ साहब। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या कुछ आवाज़ें आ रही हैं ये जुनैद सफ्तर साहब की और ज़िक्रिया साहब की, और जो दूसरे बेटे हैं उनके बच्चे भी सियासत में एक्टिव हो रहे हैं, जबकि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जाहिर है अब वो ये लेगेसी चाहती हैं कि उनके ख़ानदान में आगे जाए। तो ये बड़ा यानी बतरीके ऐसन सॉर्ट आउट हो जाएगा ये जो पावर है अगले ख़ानदान में अगर जानी है, अगले ख़ानदान की अगली जनरेशन तक, तो या इस हवाले से कुछ लहदे हो रही है? गाइस साहब, अल्लाह ताला शरीफ फैमिली को इत्तेफाक, सेहत, मोहब्बत से रहने की तौफीक दे, लेकिन उधर खुदकश हमला आवर हो चुका है। मोहतरम हुसैन नवाज साहब के साहबजादे भी बड़े हो चुके हैं, बाप की बहुत खिदमत करते हैं, दादा के वो लाडला थे, उनके बच्चे भी बड़े हैं। मैं इस स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। कल शाम इधर मेरी मियाँ साहब के नहायत करीबी तरीन आदमी से मुलाकात है, आइंदा प्रोग्राम में करूंगा। लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ तो तरीके इंसाफ के अलावा है ही कोई पार्टी नहीं। अगर उसको बांध के दरिया मुर्द करके इलेक्शन कराया जाता है, ब्रेक है बड़ी साहब, आई एम सॉरी, से पहले दंगल मैं आपको रोक रहा हूं, फैमिली में होगा। हमने एक क्विक ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक। जी भट्टी साहब, अभी ये गुफ्तगू जारी थी, मगर जाहिर है कि देखें अब क्या आप ये नहीं समझते कि अब इस सारे जो कज़िये, तो मैं आखिर में आऊँगा कि ये 3.5 बिलियन हमने कैसे पे करने हैं और इसके हमारे बिज़नेस पर क्या असरात होंगे, क्योंकि ये हमारी आखिरी स्टोरी है। लेकिन ये फरमाइए कि अब ये जो पॉलिटिकल मंजरनामा अनफोल्ड कर रहा है, ये तो अटरली, मतलब जितना इन्होंने जिस तरीके से उजाड़ा किया है, मैं इनको नहीं कह रहा, पिछली हुकूमत को भी कह रहा हूँ, ये तो दे आर अटरली अनइक्वल टू दिस ओकेजन। कौन आएगा इस मुल्क को इस मंझधार से निकालेगा? ये आखिरी उम्मीदें तो फिर आखिरी साह वाली बात ही है। देखिए फिर आखिरी आसा ही समझो, मुक्के ही समझो। मौजूदा हालात के मुताबिक अगर मैं अक्कासी ईमानदारी से करूं, मुझे इनमें किसी की टीम नहीं लगती कि मुल्क को इस माशी बहरान से निकाल सके। ना विजन लगता है, ना नीयत लगती है। इनके पास पहले भी यही टीमें थी। मुझे बताएं, इसहाक डार पहले दिन से वजीर फिनांस मिनिस्टर थे या ना थे, तब भी वही थे। टीम की बात नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। पाकिस्तान को इन सब लोगों ने मिलकर 40-70 की दहाई के बाद जिस खाई में फेंक दिया है, मुझे खदशा है कि हमारी चीखें भी बाहर ना आएंगी अगर पाकिस्तान की अवाम और अहमदारों ने रोल अदा ना किया। ये सियासतदानों की बंदर बांट या अफसर शाही की धिक्का शाही से
पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामजन नहीं होगा। मुझे शहबाज शरीफ या इसहाक डार साहब को भी फोन पे ले, उन्हें कह जी आपके पास क्या प्लान है कि अगले जब IMF के पास जाएंगे तो हमारा मुल्क का कर्जा क्या होगा, इनकम कितनी होगी, आमदन कितनी होगी, वापस कितना होगा, क्या उसका एक प्लान मुझे बता दे। प्लान तो है ही कोई नहीं, एक ही प्लान है। अभी सऊदी अरब जो है वो रीस्केड्यूल कर दे, रोल ओवर दे दे। काजी साहब मुझे सिंपल ये बात बता दें, कर्जा उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनकम आपकी बढ़ नहीं रही, अखराजात 80 लोगों से ज्यादा आपकी कबीना है, रेलवे आपका खसारे में, सारे अदारे आपके खसारे में जा रहे हैं। मुझे बताएं इनका बिजनेस प्रॉफिट में कैसे जाता है अगर मुल्क खसारे में जाता है? 22 करोड़ अवाम वही है, जब वो फैक्ट्री में इनकी मिलों में काम करते हैं तो ये जानवरों से ज्यादा उनसे काम लेते हैं। जब वो इनकी इक़्तिदार में आ जाते हैं, इनके ऐवानों में आ जाते हैं, इनकी हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, वही खरबपति हो जाते हैं। ये क्या रॉकेट साइंस है? मास वाइड करप्शन के मुझे बताएं ना, साहब हो जाएं और फिर जाके हमें कहते हैं जी जो है वो हम भिखारी हैं, हम भिखारी कौम हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि इस कौम को बाय एंड लार्ज ये तमाम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क को तो बट साहब अब ये गवर्नमेंट हो लोग तंग आबाजार, पिछली गवर्नमेंट हो लोग दुआएं मांग रहे थे ये कैसे जाएगी और कब जाएगी, ये आपके सामने। उससे पहले जो था उन्होंने कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, ही वॉज रिपोर्टेडली कोटेड बाय द हाईएस्ट, जो हाईली प्लेस्ड बंदे से कहा भाई अगर हम 2018 का इलेक्शन अगर हमें मिल भी जाए तो हम तो हारना चाहेंगे, इसको चलाएगा कौन? तो इसके बाद हम अवाम किस तरफ देखें? काजी साहब देखें, बात यह है कि आप गुज़िश्ता रोज़ की अगर आप बात करें तो अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में एक बिल्डिंग थी आपकी जो कि फ़रोख्त कर दी गई है, जिसमें आपकी पहले एम्बेसी होती थी ना, नई एम्बेसी बन गई तो उसको, उसमें $7.1 मिलियन, 1 अरब 93 करोड़ रुपए से ज़ायद हुकूमत को आ गया है। अब इस तरह की बेफजूल ऐसे सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं हमने, और इस हुकूमत के बजाय पिछली और उससे पिछली हुकूमतों ने भी पाले हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की का जो सफ़र शुरू हुआ है, आपका बंदा तो जाँ बहक हो गया था, आपको वेंटिलेटर पर अल्लाह ने लगा दिया। अब वेंटिलेटर पर लगी जो कौम खड़ी हुई है, अगर वो सेहतमंद हो रही है तो वो तो आपके बकौल तो डिफॉल्ट हो गया था मुल्क। आप तो 10 दफा कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया, ये नहीं बच सकता। अल्लाह ने अगर बचा दिया है तो यही टीम जो है इंशाअल्लाह ताला मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। काजी साहब इतनी फिक्रमंद आप ना हो, कौम को दिलासा दे। हम कौम को दिलासा दे रहे हैं जी, बट साहब इस कौम को दिलासा दे रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो अगर वो दिलासा वसूल करने की उनमें हिम्मत और इस्तात है तो ये वसूल फरमाएं जो बट साहब फरमा रहे हैं। नहीं तो ब्लूमबर्ग ने भी कहा है, मैं अकेला तो नहीं कह रहा सर, बट्टी सारे कह रहे हैं। बट्टी साहब रन अवे इन्फ्लेशन है, कोई कीमतों में कमी नहीं है। इन 3.5 बिलियन की वजह से मजीद इजाफा करना है आपने टैक्सेस में, इनका बोझ अवाम पर डाला जाएगा। 3.5 बिलियन ये अपने अल्ले तल्लों से वापस करेंगे जो इन्होंने कर्जे खुद खा लिए हैं, अब पैसे अवाम से लेंगे। तो बेहतर दिन कहाँ गली का मोड़ मोड़ने वाले हैं जो मैं अंधा हूँ और बट साहब को नजर आ रहे हैं। आपके मेहमान से इख्तिलाफ राय, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, उसने वेंटिलेटर पे नहीं लगाया, आपके सियासतदानों ने लगाया है। शर से खैर नहीं आती, अल्लाह ने तो हर नेमत से आपको नवाजा है, मौसम से, मादनियात से, हर एक को। लेकिन चोरों को चौकीदार बनाओगे और रब के रास्ते पे चलो तो सही। रब को मानते हो, रब की नहीं मानते। क्या रब ने लिखा है कि एक खानदान के पास खरबां डॉलर हो जाए और आप 3 अरब डॉलर के लिए भीख मांगो? ये कहते हैं, शबाश भी जाते हैं कि लोग कहते हैं भिखारी कौम आ गई। इनको तो भिखारी नहीं कहते, इनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क के बादशाह या वजीर आजम से सैकड़ों हजारों करोड़ों गुना ज्यादा है। ये कैसे भिखारी? मैं और आप हुए 22-23 करोड़ अवाम हुई। काजी साहब आप इनको हमारे साथ मिक्स करके 23 करोड़ अवामों पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी साहब जो पिछली हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हुआ है, उसको भी तो कहना कि इस वजह से भिखारी बना है शहबाज शरीफ। अच्छा बट्टी साहब, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान 2018 में बना था। अच्छा चलो मैं ये भी मान ले तो इसहाक डार साहब एक साहब के पास गए मुबैना तौर पर, उस वक्त वो मुल्क की सुपर पावर थी। उसने 6 साल मुल्क पर हाकमियत की ना नजर आने के बावजूद उसने कहा कि दुआ करे कि अगली हुकूमत ना आए। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा जो हमने माशी सूरत तबाह कर दी है, जान के पैसे नहीं बढ़ा रहे, सैलरी नहीं बढ़ा रहे, हम IMF की पैसे ले ही नहीं सकते। काजी साहब मैं किसी एक फर्द वाहिद को मौजूदा हालात का जिम्मेदार नहीं कहता, मैं कह रहा हूं 40 साल से मिनिमम 80 की दहाई के बाद हर हुक्मरान जिम्मेदार है।
इन्होंने सिर्फ कर्जे सूद दर सूद लेके मुल्क चलाया। मुल्क की कहां बताई एक्सपोर्ट बनी कि आपके खर्चात से ज्यादा हमने अब आगे बढ़ना है सेकंड स्टोरी पे। लेकिन वो मीर ने क्या था, मीरजादों से दिल्ली के न मिलता मकदूर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से, हमारी गुर्बत की वजह इनकी दौलत है, ये किसको नहीं पता। बट साहब मैं गला फाड़ के चीख चीख के भी बोलूं, अवाम को इस हकीकत का पता है। मगर आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। एक सवाल काजी साहब आखिरी एक सवाल। पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है। नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला और दे, मैं लोगों के अल्लाह तरक्की दे तो उस पर खुश हो जाओ। जितनी उनके एहसासे हैं, उनके बच्चों की इनकम है, कारोबार है, पाकिस्तान की 33 करोड़ में 1% बंदे को दिखा दे तो काजी साहब मेरी गर्दन हाजिर है आपकी तलवार के लिए। लेकिन ये मुल्क भी तो बड़ा अजीम है ना, खुद बेकारी हो गया और करोड़पति और खरबपति हुक्मरान पर तकलीफ कर दी। अच्छा आगे बढ़ना है तो फिर आखिरी उम्मीद ना कि फिर वो उम्मीद 81 से इक़्तिदार में आ रही है मुख्तलिफ अदवार में। मैं आखिरी साथ ये हमें गल नहीं सीखी थी, लेकिन आगे बढ़ना है हमें। भट्टी साहब अपना भट्ट साहब, परवेज इलाही साहब अब इतने जो वो जेल के सुपरिटेंडेंट इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो अपना वो अदालत का नहीं मानते, वो बड़े ताकतवर हैं। नहीं, बिल्कुल जेल सुपरिटेंडेंट इतने पावरफुल नहीं हुए। कैसा वो जो बेल आई है उनकी रोक कर आई है बाज़ाब्ता कोर्ट कैंप जेल में, उस कैंप जेल में उन्होंने फैसला जो लिखा है वो मशरूत कर दिया है हाई कोर्ट के फैसले से, क्योंकि वहाँ पर केस लगा हुआ था पहले। बात यह है परवेज इलाही पर जितने भी मुकदमात हैं तकरीबन सिवाय एक पर्चे के जो उनके घर के बाहर अंदर से वटे मारे गए थे और जब गाड़ी अंदर घुसी थी, वो एक छोटा सा दहशतगर्दी का पर्चा है। बाकियों में बेल जो है वो उनकी तकरीबन हो गई है और रिहाई भी जो मैं समझता हूँ आरिफ साहब वो उनकी होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी बाहर आने के लिए। गुजारिश की है गुजारिश। जी बोले काजी साहब आपने भी 85 से साबित शुरू की। कितने साबिक वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर के लिए आपको बम प्रूफ गाड़ी, वो जो क्या बख्तरबंद गाड़ी ले जाके ताले तोड़ने पड़े यार, खुदा के वास्ते अंदर से 3 पत्थरों पे दहशतगर्दी के पर्चे दे रहे हो 2, तो जो बम प्रूफ गाड़ी ले जाके वो कंटेनर या जो भी वैन थी उसके लिए दरवाजा तोड़ा, क्या वो इश्तिहारी था? क्या अंदर उसामा बिन लादन था? क्या कोई ऐसा मफरूर था, इश्तिहारी था? यार काबे किस मुंह से जाओगे? मैं बताऊं मोनस इलाही इनकी नाक की हड्डी बन गया, खबर देने लगाऊं। नवाज अगर फेयर इलेक्शन हुए, अगर फेयर नवाज शरीफ के मुकाबले में मोनस इलाही इलेक्शन लड़ेगा और नवाज शरीफ को कैंपेन चलाना मुश्किल हो जाएगी। नवाज शरीफ को ये मैं खबर दे रहा हूं, अगर इलेक्शन फेयर हुए, अगर उसको एक पार्टी को दरियाबुर्द करके पाबंदी लगा के ना करके छोड़ दें, काजी साहब ये चले कारतूस है। 81 से आप पर मुसल्लत है। देखें पहले परवेज इलाही और मोनस इलाही के आप नहीं, पहले आप खबर पे रहना। ये मोनस इलाही साहब इलेक्शन लड़ेंगे नवाज शरीफ के साहब के सामने, ये इमरान खान चाहेगा, बस आपको कह दिया। इसी मोनस इलाही ने आरिफ साहब हमजा शहबाज के मुकाबले में भी इलेक्शन लड़ा था, बुरी तरह शिकस्त हुई थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी याद कर लें आप सर। मैं आपकी बात तस्लीम तो आज एक वक्त जुल्फकार अली भट्टो के लाहौर में खंबे जीतते थे, एक कड़वा सच है। नवाज शरीफ और लाहौर वोट बैंक था, कड़वा सच है। आज वो चले कारतूस है, किस्सा माजी है। मैं आपको बता दूं, पहले ये नवाज परवेज इलाही को कमजोर करने के लिए इन्होंने सियासत की दरिंदगी की इंतहा की, नाकाम हुए। आईनी अदालतों में जंग गई, नाकाम हुए। फिर बाप बेटा मोनस इलाही को इन्होंने बाप से लड़ाने की कोशिश की। वो तो 2 दफा टिकट बुक करा चुका था, मैं जा रहा हूं। फिर उसके बाप ने कहा नहीं आना यार, ये दरिंदे हुए में, ये कानूनी जंग नहीं लड़ रहे, ये सियासी जंग नहीं लड़ रहे, ये इंतकाम ले रहे हैं। तो कादी साहब अगर इलेक्शन शफाफ हुए और तमाम सियासी जमातों को क्रॉस दी बोर्ड मौका दिया गया तो वक्त बताएगा कि कौन किस्सा मादी हो गया। यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। ये आपको एक लीडर कहेगा जो 81 से आप पर मुसल्लत है। चलें ठीक है, लेकिन ये है कि अब परवेज इलाही साहब आपके मुताबिक एडमेंट हैं, एक ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक अहम खबर, एक सोशल खबर, जो इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है उसने आज कराची के बारे में क्या कहा और कराची इस मकाम पर कैसे पहुंचा, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा जनाब नईमुर रहमान साहब। आप हमें देखते रहें। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम जरीदा है मगरिब का,
इकोनॉमिस्ट, बड़ा माउथ पीस है वो उस इशराफिया का, यूरोपीय और अमरीकी, उसका एक सालनामा आया करता है कभी कभी, उसे कहते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। उसने 173 जो शहर हैं उनमें से दी मोस्ट अनलिवेबल, नाकाबिल रिहाइश शहर जो हैं उनकी एक लिस्ट जारी की है, और उसमें खैर से हमें नुमाया मकाम हासिल हुआ है। और हम आखिरी 4 जो इस हवाले से बदतरीन मुल्क हैं उसमें, यानी 173 में से कराची को उन्होंने 169th पोजीशन दी है। यानी हमारे पास जो बदतरीन है वो लागूस है, अल्जीयर्स है, ट्रिपोली है और दमास्कस है। ये शहर में याद रहे कि आज से 2-3-4 दहाइयों पहले दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में से था। इसे अरूसुल बिलाद भी कहते थे, शहरों की दुल्हन कहा करते थे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची के बड़े अहम लीडर जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाफिज़ साहब, हमको कितनी तगो-दो करनी पड़ी इस मकाम तक पहुँचने के लिए, और ये क्यों ऐसे हुआ? दुनिया भर से सियाह आते थे, एक हमारी प्राइड था, अल्लाह करे दोबारा बने, मगर अब ये हालत क्यों है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब और काजी साहब। बात यह है कि ये मेहनत तो पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से कर रही है और मुसलसल कर रही है कि किसी तरह इसको मज़ीद बर्बाद करें, मज़ीद तबाह करें, और ये हमें जो है वो 173 में से 169वें नंबर पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये EIU की रिपोर्ट है और इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी शामिल है जो एनालिसिस ये करते हैं, इसकी इकॉनमी भी शामिल है, हेल्थ केयर की सर्विसेज शामिल हैं, एजुकेशन शामिल है, और किसी भी जगह पर आप किस तरह रहते हैं उसके लिहाज से ये पूरा एनालिसिस करते हैं। 1946 से ये दायरा काम कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये शर्म का मुकाम नहीं है कि ये कैपिटल है सिंध का, और ये जो हमारा इकोनॉमी का कैपिटल कराची है, और ये कराची वाकई रसूल बिलाद था, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि 30-35 साल में ये कहाँ से कहाँ चला गया। तो इसमें जाहिर सी बात है जब आप इसको ऑन ही नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इसको ऑन नहीं करती। इसकी सबसे पहले गिनती खा गए आदि। जब गिनती नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, मुलाजिमतें क्या होंगी, और इस तरह से इसका पूरा डेवलपमेंट कैसे होगी। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर इस शहर में पानी की जो सहूलत है वो यूँ समझ लें कि 25% पानी अवेलेबल है इस वक्त, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। 1600 से 1700 हमारी MGD रिक्वायरमेंट है, जिसमें अभी हमें 450 के करीब मिल रहा है, और उसमें भी तकरीबन 35% से 40% तक पानी लीकेज। यानी इसका मतलब ये होता है कि पानी तो होता है लेकिन लाइनों में नहीं होता, टैंकरों में होता है। और बिलावल साहब ने तो खुद ही फरमा दिया था कि मेरे बिलावल हाउस में पानी टैंकरों से आता है, लाइन से नहीं आता। तो गोया उन्होंने ये चार्जशीट तो अपनी हुकूमत पे ही रखी कि ये क्लिफ्टन जैसे मकाम पर भी लाइनों से पानी देने से कासिर हैं, जबकि K4 मनसूबा 18 साल से पेंडिंग है, सीवरेज का S3 मनसूबा 14 साल से पेंडिंग है, इफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट जो 5 लगने थे कंबाइंड वो तकरीबन 7-8 साल से पेंडिंग है। और आप ये बताइए कि कोई एक बड़ा मनसूबा नहीं बनाया। मास ट्रांजिट पेंडिंग चला आ रहा है, सर्कुलर रेलवे 13 साल से पेंडिंग है, बंद हुआ है ये 1999 से, और इस तरह बदतरीन सूरत हाल से इन्होंने इस शहर को दो चार किया। एजुकेशन तबाह कर दी है, जो मुलाजमतें हैं उसमें कराची के लोगों को जो परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। 80 to 90% अदर देन कराची में नौकरियां मिलती हैं। आप सेक्रेटेरिएट चले जाएं, आप एजुकेशन में चले जाएं, आप हेल्थ में चले जाएं, आप DC ऑफिस में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कराची के रहने वालों को ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी। सब लोग ये चाहते हैं, जो नौजवान पढ़ लिखने की कोशिश करते हैं, उनके माँ बाप उनको किसी भी तरह पढ़ा देते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। जो यहाँ रहते हैं उनके लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। सिंध वो बदनसीब सूबा है कि जहाँ ड्रॉप आउट रेशियो लड़कियों का वो तकरीबन 90% है। जो पहली क्लास में दाखिल हो और 10वीं क्लास तक पढ़ सके वो तकरीबन 90% ड्रॉप आउट हो जाता है। ये इंटीरियर सिंध की बात है और कराची में भी इसका रिफ्लेक्शन मौजूद है। मैं एक बात आपसे भी करूंगा और कंट्रोल रूम से भी कहूंगा कि अगर हमें सिंध की हुकूमत के कोई साहब से हमारा राब्ता हो सके तो वो भी यकीनन करवाएं। ये सीरियस बातें हैं, मैं चाहूंगा उनकी नुमाइंदगी। मैं अगर इजाजत दे दें आप सवाल करें और मीनवाइल हम देखते हैं कि हमें सिंध से कोई मिले। अच्छा काजी साहब, मेरे बारे में मशहूर है कि मैं बहुत ज्यादा तनकीद करता हूँ, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब के बारे में मैं जानता हूँ, बा किरदार भी और दयानतदार भी हैं। मेरे इनसे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जो पाकिस्तान का दिल है, धड़कन है, रोशनियों का शहर था कराची, ये किसको जिम्मेदार समझते? दूसरा, माजी में होने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन थे, हमारे गैर जानिबदार हल्के कह रहे थे कि जमात इस्लामी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बज़ाहिर इनकी सीटें भी ज्यादा हो गई, लेकिन
मेयर ये फिर नहीं बने, मुर्तजा साहब भी काबिल एहतराम है, लेकिन इसका फिर जिम्मेदार कौन है? अगले इलेक्शन में भी यही धांधली जो होगी। तो मेरी हाफिज साहब से दो गुजारिशात है कि क्या बल्दियाती इलेक्शन में क्या हुआ और पाकि कराची इस नैश पे क्यों पहुंचा, इसका असल जिम्मेदार वो किसको समझते हैं? आज जरा खुल के बात करें। अच्छा देखें, जहां तक बल्दियाती इलेक्शन का ताल्लुक है, आपको पता है ये EIU की जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स की, ये 15 जून से पहले की है। अगर ये 15 जून के बाद छपती तो इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत और अनरेस्ट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो हो सकता है कि हम 172वें नंबर या 73वें नंबर पे ही आ जाते। जो कुछ इस मेयर के इलेक्शन में हुआ है कि नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं। देखें, तज्जिए नहीं थे, हमने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं इस शहर में। हमारे वोट और पीपल्स पार्टी के वोट में वो 40% कम वोट हैं उनके हमसे, ठीक है। उन्होंने हल्का बंदियां जाली तरीके से करके, छोटी छोटी करके उन्होंने नंबर अपने बढ़ाए थे। उसके बावजूद जब नंबर्स हमारे ज्यादा हो गए तो उन्होंने 14 नशिस्तें हमारी छीन ली, 12-13 PTI की छीन ली। नतीजे तब्दील कर दिए अपने आरोप के जरिए। सारे फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद, कोई इलेक्शन कमीशन हमारा सुनने वाला नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें सीटें छीनी। फिर उसके बाद उन्होंने, उसके बावजूद जब पीपल्स पार्टी ने PDM के साथ यानी नून लीग और JUI के साथ अलायंस किया तो 173 बने उनके, और हमारे और PTI के मिलकर 193 बने। लेकिन 193 हार गया, 173 जीत गया, इसलिए कि 31 जिंदा इंसानों को, मुंतखब लोगों को इन्होंने आने नहीं दिया। चाहे खरीदा, चाहे जबर किया और 9 मई का इस्तेमाल किया, हर दो सूरतों में जमहूरियत पे शबखून था। जब आप जमहूरियत पे शबखून मारेंगे और जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं होने देंगे और अपने माजी को आप दोहराते रहेंगे, यही काम आप गिलगित बल्तिस्तान में करें, यही काम आप आज़ाद कश्मीर में करें, यही काम आप मशरिकी पाकिस्तान में मैंडेट तस्लीम नहीं किया, मुल्क तोड़ दिया आपने यही काम बलूचिस्तान में किया, यही काम आप सेनेट के इंतखाब में करते हैं, तो ये जमहूरियत दुश्मनी है आपकी। और कराची से तो पीपल्स पार्टी को लगता है बुग़्ज़ है। देखें, मेन स्ट्रीम कराची से तो उनका कोई एक दो बंदे भी कामयाब नहीं हो सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा हमने स्वीप किया है, 2-3 जगह बस सीटें छीनी इन्होंने, जबरदस्ती नंबर तब्दील किए, बाकी सब स्वीप हमने किया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने, अभी भी हमारे पास 2 टाउन है और 2 टाउन इन्होंने जबरदस्ती छीन लिए, चूंकि एक में सईद गनी साहब के भाई साहब के नंबर पूरे करने थे और सफूरा की जमीनों का मसला था। इसी तरह से औरंगी टाउन में हमारे वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली, इन्होंने छीन लिया। कोरंगी टाउन छीन लिया। तो शहर तो हमारे पास है, मैंडेट तो हमें मिला है, लेकिन जबरदस्ती जो है मुसल्लत कर दिया है और कोई आवाज उठी है। मैं समझता हूं मीडिया ने इसको उठाया है, लेकिन जिस तरह से ये शबखून कराची जैसे शहर पे मारा गया, मीडिया का फर्ज बनता है कि वो इश्तिहारों को ना देखें, आवाम को देखें। लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि हमें चाहिए था कि मैं इसको आपसे मदद खा भी हूँ कि पीपल्स पार्टी के लोग भी होते। जब मेरी बात हो रही थी गालबन नासिर खान साहब से या किसी और से, तो वो कहते हैं जो 31 लोग जो नहीं आए वो इसलिए नहीं आए कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की कि हमने वोट PTI को दिया था तो हम जमात इस्लामी को नहीं देना चाहते थे। डू यू लेंड एनी क्रेडेंस टू दिस थियरी? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, इसमें सीधी सीधी बात यह है कि ये पार्टी डिसीजन होता है ना, जो कानून है और जो ज़ाब्ता है। पार्टी डिसीजन के मुताबिक अगर पार्टी के चेयरमैन, और ये सारे 31 ये कहते हैं कि हम इमरान खान के वफादार हैं, जब ये पार्टी चेयरमैन के वफादार हैं और पार्टी चेयरमैन का फैसला यह है कि जमात इस्लामी को वोट डालो, तो फिर ये कौन सी पार्टी चेयरमैन से वफादारी है? ये तो इसका तो मतलब ये है कि जो सईद गनी साहब या मुर्तज़ा साहब या वगैरह वगैरह कह रहे थे, यानी 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ था और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि PTI के लोग हमारे राब्ते में हैं और मेयर हमारा बनेगा। नंबर हमारे ज्यादा बन रहे हैं दोनों के मिला के, मेयर उनका बनेगा। तो इसका तो मतलब ही पहले ये था। और अगर वाकई यहां पर कोई अदालती निज़ाम सही हो और इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले कर रहा हो, तो ऐसे वजीर जो पार्टी डिसीजन के खिलाफ बात कर रहे थे उनकी नाअहली होनी चाहिए। इसका मतलब है आप तो राब्ते में हैं का मतलब है कि आप इंडिविजुअल राब्ते की तो हैसियत ही नहीं है, तो पार्टी डिसीजन होता है। तो इसलिए ऐसे सारे लोगों की बातें, इसमें 2 बातें हैं, या तो उनकी कीमत लगी है या उन पर जबर था। तो एक दफा वो वीडियो जारी करते थे कि हम जो है वो वोट नहीं डालेंगे, और एक दफा करते थे कि हम पर बहुत दबाव है, हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं। तो ये तो तहकीकात JIT बनाकर होनी चाहिए ना, ये तहकीकात तो अदालत को करनी चाहिए। हम अदालत में जा रहे हैं और हमने तो उससे पहले भी केस किए हुए हैं। इसलिए ये मसला इतना सा नहीं है। ये तो जमहूरियत को तबाह किया है आपने, तो गिनती को तस्लीम नहीं किया है, तो रियाजी को फेल कर दिया इन्होंने। और ये जो प्रोजेक्ट बिलावल था, इन्होंने खुद अपने हाथों इसको क्रैश कर दिया है। ये कामयाब नहीं हुआ, जहाज टेक ऑफ होते ही लैंड कर गया है, बल्कि क्रैश हो गया है। जी हाफिज साहब, मैं फिर उसी रिपोर्ट पर वापस जाना चाहूंगा जिसमें नाकाबिल रिहाइश शहर करार दिए गया कराची को, और यह बहुत बड़ी बात है। सवाल यह है कि यह रिपोर्ट 2019 में भी मेरी नज़र से गुजरी थी, जिसमें 140 में से 136वां नंबर था, 20 में ये आई नहीं, फिर 22 में भी, फिर
ये 40वें से 36वें रुपये। अब ये 23वां जो हमारा 2023 आ गया, इसमें तो हम 6 नंबर और पीछे चले गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2 दहाइयों से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, ये नफी है उसके दावों की। यहां तक तो मैं आपसे मुतफिक हूं, कराची में एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका रहा, अब मुर्तज़ा वहाब साहब भी, मेयर साहब आगे, सारे मामला ठीक है। लेकिन क्या आप मेरे इस फिगर से मुतफिक है कि कराची की तबाही में MQM 50%, पीपल्स पार्टी 30% और जमात इस्लामी 20% शामिल है, और ये एवरेज निकलती है? क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? आप मुझसे एग्री करते हैं? जमात इस्लामी को आपने कहां से घसीट लिया? अगर कोई गोल्डन इरा है कराची का तो वो तो जमात इस्लामी के मेयरशिप में ही हुआ है ना। अब्दुल सत्तार अफगानी के ज़माने में आप 2 टर्म हमारे पास थी, और एक जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब। लेकिन MQM, यस, चूंकि MQM को कराची के लोगों ने बहुत भरपूर सपोर्ट किया था, शुरू में वोट भी दिए, जवान भी दिए, खून भी दिया, लेकिन बदकिस्मती थी इस शहर कराची के साथ कि MQM ने अपना रोल प्ले नहीं किया, बल्कि हमें बहुत नेगेटिविटी की तरफ ले गए। और फिर ये दोनों अलग अलग नहीं है, आप डायरेक्टली 80% 90% कहते हैं इनको, इसलिए कि पीपल्स पार्टी और MQM हैंड एंड ग्लव्स हैं हमेशा से, और इस तरह से हैं कि ये दोनों अपोजिशन भी जाहिरी तौर पर करते हैं, और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो ये हुकूमत साथ बनाते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, आखिरी जो पिछले अशरे की 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और वफाक में भी आई और सूबे में भी आई। MQM वफाक में भी इनकी इत्तेहादी थी और सूबे में भी इत्तेहादी थी। 2009 से लेकर 2015 तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया पीपल्स पार्टी ने, और MQM इनकी इत्तेहादी रही। इस दौरान में सारे कराची के महकमे पीपल्स पार्टी कब्जा करती रही, और उसने उसको सिंध हुकूमत के तहत कर दिया। MQM इनके साथ मौजूद रही, और उनके गवर्नर उसके बाद भी मौजूद रहे, और अभी भी MQM और इनके दरमियान एक इत्तेहाद है, PDM। इन्होंने तो रिजीम चेंज के मौके पर सौदेबाजी की है MQM ने, तो आपकी बात बिल्कुल बचा है, इन दोनों ने मिलकर ही किया है। और मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि नून लीग ने कराची को कभी ऑन नहीं किया, और इवन PTI से भी हमारी ये शिकायत रही इमरान खान साहब के जमाने में कि आपने भी कराची को उस तरह ऑन नहीं किया जितना बड़ा मैंडेट कराची के लोगों ने आपको दिया था। ठीक, वक्त कम है, भट्टी साहब कुछ बात करना चाहते हैं? कोई इदारा, अच्छा हाँ, वैसे मेरी गुजारिश ये है, मेरा पहला सवाल था कि आज तक का जिम्मेदार है क्या जो अब हुआ आपके बकौल, तो क्या आइंदा इलेक्शन भी अगर ऐसे ही होते हैं तो फिर अवाम की तो बदकिस्मत रहेगी, कराची की अवाम भी और पाकिस्तान की, जब अवाम का मैंडेट ही नहीं कबूल किया जाएगा, अवाम के दिए हुए वोटों के मुताबिक नताइज ही नहीं आएंगे, या उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी या तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, उस पर आपकी क्या अमली होगी जमात इस्लामी की? नहीं, ये बहुत ही परेशान कुन बात है ये कि जो एक मेयर का इंतखाब इलेक्शन कमीशन शफाफ नहीं करा सका हो, बल्दियाती इलेक्शन ना करा सको, वो पूरे पाकिस्तान का इंतखाब क्या कराएगा, और ये किस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसलिए तमाम बाज़मीर पॉलिटिकल लोगों को, एनालिस्ट को, सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को, खतीब जो को लिखने वाले हैं, उन सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, मायूस होकर घर बैठना तो इलाज नहीं है। मैं कराची के लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उनका रास्ता रोका गया, उनका मेयर मर्जी का और उनके मैंडेट का नहीं बनने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद नो टाउन तो जमात इस्लामी के पास है ना। जो कुछ ये चक्कर चला रहे थे उसमें से तो मैं एक भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन पुरअमन मुजाहिमत और रास्ता जमहूरी है, पुरअमन है और लड़ना है, इसके जरिए से ही आपके लिए रास्ता बनेगा। अगर इनके हाथे हथियार डाल दिए तो खा जाएंगे, लूट लेंगे, हमें लड़ना पड़ेगा राइट्स के लिए। नईम रहमान साहब, आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका, हमने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंट्रीब्यूशन। भट्टी साहब, मैं सिर्फ इतनी बात करके अगली स्टोरी पे जाता हूँ। ये चाइना कटिंग, सिर्फ एक जी एक सिर्फ जवाब, हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नहायत काबिल राम सईद गनी और नासिर शाह साहब, मैंने तो कहा था अगर हमें मिले तो नासिर गनी नेक्स्ट टाइम हम उन्हें दावत देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सबका प्लेटफॉर्म है। मगर मैं एक बात तो जरूर कहूँगा भट्टी साहब, ये चाइना कटिंग की इस्तिलाह कहाँ से आई? ये जो अपना यहाँ पे महल्लात जो मिले तोहफे में, वो किस लिए मिले? मलीर में क्या हुआ? गोठों को कैसे वहाँ से लोगों को निकाला गया और छोटे छोटे आफियत के जजीरे बना के जिल्लत की जो कच्ची आबादियाँ जो फैलाई गई या फैली, तो ये वो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारे लिए शहर रहने की जगह है, कुछ लोगों के लिए ये गोल्ड माइन है। जिस तरह मैं बिजली के बारे में कहता हूँ कि ये जो तारें हम देखते हैं, ये हमारे घर में लोड शेडिंग और बिजली का बिल लेके आती हैं, मगर कुछ चंद घरों में दौलत के ढेर लगा देती हैं। जब तक ये सिस्टम होगा तो ठीक, चीज़ें ठीक तो नहीं होंगी। लेकिन भट्ट साहब, आप आखिर में हम मीशत की तरफ आते हैं। आपने बड़ा माशाल्लाह उसका आपने बड़ा एक कसीदा
फरमाया ये जो मैं, और अच्छी बात है 3.5 बिलियन मिले, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होना तो कोई चॉइस नहीं है हमारे लिए। मगर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एक आदमी पूरी तरीके से हेरोइन का आदी हो जाए तो फौरी तौर पर हेरोइन हम नहीं छुड़ाते। अब जब हम उसे अस्पताल में लेके जाते हैं रिहैब में या रिहेबिलिटेशन के लिए, तो उसे थोड़ा सा नशा भी दिया जाता है, बल्कि बाद नशावर दवाएं भी दी जाती हैं। एकदम से उसका अगर नशा बंद कर दे तो वो फौत भी हो सकता है। मगर आज डॉक्टर इकरामुल हक साहब की मैं रिपोर्ट देख रहा था, जो गालिबन अरब न्यूज़ में छपी है, लोग हमारे साथी देख भी सकते हैं, कि ये 3.5 बिलियन से क्या होगा। वक्ती तौर पर टल गया, वक्ती तौर पर टला है, नंबर 1। मगर दूसरा क्या, इसकी वजह से जो बिजली की कीमत बढ़ेगी उससे आवाम का क्या असर होगा, जो कारोबार कर रहे हैं उनका क्या असर होगा, 21% की सूद की शरह से कारोबारी हजरात का क्या असर है, वो आपके सामने है। ये पैसा हमें फिर वापस करना पड़ेगा, ये आपके सामने है। ये पैसा उसी तरीके से जिस तरह $150 बिलियन या $140 बिलियन ये खुद खा गए हैं पे में और आप कर रहे हैं, तो ये इस बात तक ठीक है कि हमें यानी एक लाइफ सेवर मिला है, मगर ये कोई फख्र की बात नहीं है, इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। भट्टी साहब देखें काजी साहब, बदकिस्मती यही है, मैंने कहा ना, कर्ज दर कर्ज लेने से मुल्क मसाइल से नहीं निकलेगा। आपको अपनी ज़रूरी मुल्क है, आप गंदम तक बाहर से लाते हैं, आपको मुल्क में इंडस्ट्री लगाना होगी, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। जब तक आपकी आमदन अखराजात से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मुल्क हर तीसरे दिन वेंटिलेटर पे जाता रहेगा। ये इंटरनेशनल पावरें आपसे एंड पे सौदेबाजी करेंगी, जो कर रही हैं, जो नजर भी आ रहा है। आप घर का सामान बेच बेच कर कब तक गुजारा करोगे, जब तक आप अखराजात से ज्यादा आमदन नहीं बढ़ाओगे। यही बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम वक्ती तौर पे आज डंग डपाओ की पॉलिसी पे चल रहे हैं। ये विजन नहीं है कि अगले साल टैक्स कलेक्शन में इतना इजाफा हो जाएगा, हम कर्जे इतने कम लेंगे। इसमें मुझे तो कोई उम्मीद की किरण नहीं। अल्लाह करे हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटेजी हो और पाकिस्तान के इसके सम्राट तक आए। बट स्ट्रेटेजी तो एक है कि 14 वजारतें हों, गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे। 22 से 23 बिलियन डॉलर पर जो हमें बकौल डॉक्टर क्या नाम पाशा साहब कहते हैं कि ये तुम उसमें से 15 बिलियन बचाएं। अब जो छोटी गाड़ियों पे आए, जिस तरह मारुति में बैठा करते थे कभी जब उनके पास पैसे नहीं थे इंडिया वाले, तो आप भी सुजुकी में अपनी जो है वो तशरीफ फरमा होने से क्या कोई तकलीफ होती है किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी हुक्मरान को? किबला मोहतरम काजी साहब, आप हमारे उस्तादों के मौशियत पर बात करनी है आपको, तो नहीं इसको छोड़ें यार, मुझे छोड़ें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप जितनी भी स्टडी करते हैं, जितनी भी पढ़ाई करते हैं, उसमें आप IMF $3 अरब और ये सारा नवाज शरीफ मुल्क लूट के खा गए। और यार नवाज शरीफ तो 9 साल का था, मरियम नवाज पैदा नहीं हुई थी, हुसैन नवाज पैदा नहीं हुए थे जब 65 साल पहले आपने IMF से कर्ज लेना शुरू किया था। 9 साल का नवाज शरीफ था, उसमें सारा डाल दिया। आप जाके पकड़े पाकिस्तान के 1958 में पाकिस्तान के वजीर आजम मलक फिरोज खान को। क्यों? मलक फिरोज खान ने IMF से डील की, ठीक, उसने $2.5 करोड़ लिया 1977 में। 58 में सर मुझे बताएं, जब 1977 में जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट गई, उसने भी लिए, और सुन तो लेना, $5 बिलियन का कर्जा था। मैं वही तो आपसे अरे सुने नहीं, आप गलत। उस एक जमाने में हमने कई करोड़ रुपए जर्मनी को कर्जा दिया था। उसके बाद 22 से 23 प्रोग्राम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इन सब लोगों ने मिलकर किए। क्यों? और हुजूर अनवर वही तो बता रहा हूं, किए वो वही तो बता रहा हूं कि ये शुरू हुआ आपके यार, शुरू को छोड़ें, क्यों अब तो खात्मा बिल खैर होने वाला है। जिसने बीज बोया फसल वो काट रहा है। इधर सुने अब मेरी 1900 आप गलत बात ना करें। 1980 में एक लोन लिया इसने जो इंडिया का था मनमोहन सिंह, उसके बाद नहीं लिया, बाहर निकल गए। अगर उन्होंने लिया था तो आप पर फर्ज हो गया था कि आपने लेना है और सेंसलेसली लेना है। और भाईजान जिसने सनती इनकलाब लाया था पाकिस्तान में, अयूब खान ने, जिसका ट्रकों के पीछे नाम लिखा हुआ है, अयूब खान ने भी IMF से लोन लिया। यार मैं वहां से शुरू करें ना। अच्छा लोन लिया ना, लोन लिया, इस लोन को प्रोडक्टिव फिर आज हमारी एक्सपोर्ट जापान जितनी क्यों नहीं है? आज ये खाया किसने? ये किसने खाया? अयूब खान भी बरी हो गया, नून भी बरी हो गया, बेनजीर ने लिया,
वो भी बरी हो गए। सारा कसूर नवाज शरीफ ने ये 3 ना अयूब खान इस तरह ना इंसाफ की बात करें। अयूब खान बरी हुआ, ना कोई और बरी हुआ। आपका मसला ये है कि आप सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बरी करना चाहते हैं। ये हो नहीं सकती क्योंकि ये 40 साल से पावर में है। 926 अरब डॉलर के कर्जे पूरी दुनिया में लिए गए हैं। आप रिपोर्ट तो पढ़ ले, वो भी पढ़े ना, आज की पढ़ ले। अच्छा बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल अमेरिका में हो रहे हैं, तो ये कत्ल ठीक है जो यहाँ हो रहे हैं? ये क्या बात है? बड़ी बदकिस्मती है। कर्जा लिया था तो फिर उसके बाद जो हुक्मरान आए थे जितने भी, उनका फर्ज था ना उसको खत्म करने, सूद दर सूद करके उन्होंने उसको 100 गुना ले लिया। खत्म क्या करते, 100 गुना ले लिया। इनके ममदू जो साल का तो हम पे तो 30-40 साल मुसल्लत रहा ना, हम तो उसका हिसाब मांग रहे हैं, उससे नहीं, हर उस शख्स से जो इक़्तिदार में रहा है कि भाई आखिर हमारा मुल्क इस नैश पे एक दिन में नहीं पहुंचा, इसकी पूरी हिस्ट्री है, आखिर कोई तो जिम्मेदार है। चलो आइंदा इधर से निकलने के लिए तो कोई हिकमत अमली बना लेना। चलो हम माजी को भी हिकमत अमली क्या बनाए, पहले इस बात का जवाब दें कि 100 से ज्यादा आपने यूनिट्स बेचे इस मुल्क के औने पौने में से 90% बंद हो गए, हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने बेचे थे। मुझे बताएं अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें। वो भी मैं अयूब खान पे डाल दूं, वो भी मैं, और पीपल्स पार्टी भी, और नज़ीर भुट्टो की पॉलिसी भी गलत थी। जिसने जितनी देर इक़्तिदार में रहा उसको उसका हिसाब देना है, इस तरह बरीउल जिम्मा नहीं। और ये मेरी फिक्र नहीं है, मैं डॉक्टर कैसर बंगाली की फिक्र दे रहा हूँ। और मेरी फिक्र है ना प्राइवेटाइजेशन 2 नंबर तरीके से नहीं की। कादी साहब मेरी फिक्र है कौन कौन कभी इक़्तिदार में था, हर दौर का हर बंदा हिसाब दे। भाई जब वो आया था क्या हुआ, व्हाट इज दिस भाई कि 50 साल पहले लिया था तो इसका मतलब है सारी आइंदा 50 नजलें। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ भट्टी साहब, और उस पर मैं प्रोग्राम खत्म करता हूँ। नाज़रीन, जितना डिस्कोर्स और बहस हो रही है, और जब से ये टीवी हमारा आज़ाद हुआ है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो बहस होती है, फरीक बैठते हैं, वो कहते हैं ओ आपने लूटा, कहते नहीं नहीं आपने ज़्यादा लूटा, हमने घट लूटा है। यानी ये बात तय है कि ये मुल्क लूटा है, ज़्यादा किसने लूटा, कम किसने लूटा, हम इस पर लड़ते रहते हैं। मगर हकीकत ये है कि मिल के ये सब कुछ इन्होंने किया। अब इसे अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे के हम इसे ठीक कर सकें और आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा पाकिस्तान बन सके। अगर ये रहे तो फिर तो नहीं होगा, मगर नए लोग, नए चेहरे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।